देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मटेरियल का जो स्टॉक लेवल होता है उसका जस्ट नाम लिख रखा था, क्योंकि आज हम लोग ये वाला डिटेल्स में पढ़ेंगे, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, जिसमें सबसे पहला है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो देखो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि जब हम जिस लेवल पे हम लोग मतलब स्टॉक लेवल पे हम लोग ऑर्डर करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब एक कंसेप्ट तो होता है ना कि मेरे पास जैसे घर पे भी कि अगर कोई स्टोर में अपना 5 किलो आटा रखता है तो 2 किलो आटा रहते रहते ही हम दोबारा ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रीऑर्डर लेवल, कब मुझे फिर से रीऑर्डर करना है, ठीक है, वो चीज होता है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे रीऑर्डर लेवल को, तो देखो कैसे करके कैलकुलेशन। रीऑर्डर लेवल हेडिंग करें। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मतलब इट इज लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन विच द स्टॉक, it is the level of inventory in the stock in the store at which an order should be placed with supply। तो इसका फॉर्मूला होता है ROL, री ऑर्डर लेवल को लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं मैक्स यूटी। कंजम्पशन को हम लोग यूसेज भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन और यूसेज, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं यूसेज के लिए यू और लीड टाइम का टी। ठीक है, तो मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम लीड टाइम तो दोनों ही मैक्स 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 यू मैक्स टी। ठीक है, तो मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम लीड टाइम का मल्टीप्लीकेशन करने से हमें रीऑर्डर लेवल जो है ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे रीऑर्डर लेवल के बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो जाता है कि जितना हम लोग मैक्सिमम रखना चाहते हैं अपने स्टोर में, मटेरियल का हाईएस्ट लेवल ही होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। यहाँ पर लिखते हैं इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन स्टोर beyond which
The inventory level can be can inventory level can never cross during the year. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो जाता है कि इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन स्टोर बियॉन्ड विच द इन्वेंट्री लेवल कैन नेवर क्रॉस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब मैक्सिमम इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। जैसे अगर हम लोग 5 किलो आटा रखते हैं तो उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस आरओ क्यू या फिर ईओ क्यू। आरओ क्यू या ईओ क्यू तो पता ही है, ईओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आरओ क्यू का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, एक ही बात है। तो हम लोग जब रीऑर्डर करेंगे तो कौन से क्वांटिटी में करेंगे? इकोनॉमिक वाले क्वांटिटी, मतलब जो हमारे लिए चीपेस्ट होगा, ईओ क्यू में करेंगे। माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू या फिर ईओ क्यू माइनस मीन यूटी। ठीक है, इसमें मिनिमम यूसेज और मिनिमम टाइम होगा, यहाँ मैक्स मैक्स और यहाँ मीन मीन। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो आर ओ एल है, रीऑर्डर लेवल, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल को रखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बार बार ऑर्डर करते जाना है। जैसे अगर 5 किलो आटा रखते हैं तो उसमें से कंजम्पशन होगा तो वो तो रिड्यूस होते जाएगा। तो जिस लेवल पे हम लोगों ने सोच रखा है ऑर्डर करेंगे, तो वो लेवल प्लस जितने क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं और इस बीच जो यूज होते जाएगा उसका पूरा एडजस्टमेंट करने से ही मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम लोग 15 kg रॉ मटेरियल इस कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे ही 7 kg कंज्यूम हो जाएगा, 7 kg पर हम लोग रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर रहे हैं, मतलब 7 kg रहते रहते हम लोग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो 7 kg रहते रहते अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो कितना ऑर्डर करेंगे? यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी, ये 7 kg रहते रहते ऑर्डर करेंगे, और रीऑर्डर क्वांटिटी जो है ये रीऑर्डर लेवल हो गया। और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए? जो इकोनॉमिक होगा। तो मान लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 6 किलो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 6 किलो। तो फिर 7 kg रहते रहते ऑर्डर कर रहे हैं 6 किलो, तो जैसे ही 6 किलो का स्टॉक आएगा, अब ये 7 किलो तो अपने आप में कम भी होता जाएगा। 7 किलो रहते रहते ऑर्डर कर रहे हैं, अब पर डे का इसका एक कंजम्पशन होगा। पर डे अगर 1 kg करके कंजम्पशन हो रहा है, मान लो 2 दिन बाद, 2 डेज बाद अगर आने वाला है, तो 2 दिन में 2 kg कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में 2 kg कंज्यूम हो जाएगा, तो 7 kg में से 2 kg कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 5 kg। और हम लोग अगर 6 किलो ऑर्डर दे रहे तो 11 kg हमारा स्टॉक लेवल बन जाएगा। मतलब मेरे एग्जाम्पल में मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, फिर हम इसको 11 kg कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है वो हम बता रहे हैं, रीऑर्डर लेवल कितना है? 7 kg रहते रहते हम लोग ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, कितने क्वांटिटी में करेंगे? 6 किलो के क्वांटिटी में करेंगे, और बीच में हम लोग का अगर 2 दिन समय लगता है, समय के हिसाब से यूज यूज जो होगा वो रिड्यूस होगा। तो अगर हम लोग का 2 किलो कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर मेरा रीऑर्डर लेवल प्लेस करने पे, रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करने पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल इतना बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है बनाया गया। जो भी हो, हम लोग को तो फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद पॉइंट 3, मिनिमम स्टॉक लेवल। इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल
at which the ordered material should be received otherwise there will be stock out condition. मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो जाएगा कि जितना कम उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए किसी भी एक पीरियड में, उससे ज्यादा कम हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर्ड मटेरियल शुड बी रिसीव्ड, मतलब उसके पहले ही हम लोग जो ऑर्डर करें वो हमें रिसीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम लोग का स्टॉक आउट कंडीशन जनरेट हो सकता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम। ROL माइनस नॉर्मल यूटी, नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा, फिर नोट, if normal consumption and normal lead time are not given in question, then average consumption and average lead time is taken. Average consumption equal to maximum consumption plus minimum consumption divided by 2, और average lead time मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम और मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। लीड टाइम का मतलब होता है कि कितने दिन से कितने दिन के अंदर आ जाएगा, जैसे 5 से लेके 7 दिन, तो मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम 5 दिन, ये होता है। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल ये हो जाएगा 4th नंबर, देख लेते हैं 4th नंबर में। हाँ, एवरेज स्टॉक लेवल, उसके बाद डेंजर लेवल। It is the level of inventory held on average during the year। एवरेज जो है कितना हमें रखना पड़ेगा पूरे साल तक इन्वेंट्री, वो होता है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस
मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 और एवरेज स्टॉक लेवल, और एक फॉर्मूला भी होता है, जरूरत है हम लोग उसको भी यूज करेंगे, डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इंटू यू। दोनों में से, दोनों फॉर्मूले से आंसर अलग अलग आता है, बट हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। और एंड में लिखेंगे डेंजर लेवल। This level should be avoided as it may affect the production। डेंजर लेवल का मतलब ये, डेंजर लेवल पे हमें कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है स्टॉक आउट कंडीशन हो जाएगा। डेंजर लेवल मतलब मिनिमम से नीचे का जो लेवल, कि मिनिमम इतना रखना चाहिए, उससे भी नीचे चला जाए तो वो डेंजर लेवल होगा, जो हमारे प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। और डेंजर लेवल इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी। नोट लिखो, इफ इमरजेंसी period is not known, consider minimum lead time for the purpose। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बाई चांस इमरजेंसी पीरियड नहीं दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, तो हम लोग मिनिमम लीड टाइम को इमरजेंसी जो है टाइम बोल के कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 5 हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 5। सो इसमें बोला है टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज बताए दोनों कंपोनेंट का, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पीरियड, ये सब बता दिया। हम लोग को कैलकुलेट करके देना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, कॉलम में फॉर्म में आंसर करेंगे। पर्टिकुलर कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू होता है मैक्स यूटी। ये सब याद कर लेंगे, मैक्स यूटी, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अभी के लिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं।
उतना लिखेंगे तो टाइम जाएगा। शॉर्ट में कर। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज है 75 पर वीक दोनों कंपोनेंट का, और मैक्सिमम लीड टाइम है ए के लिए 6 और बी के लिए 4। तो 75 इंटू 6 और 75 इंटू 4। तो वैसे तो 75 यूनिट पर वीक इस तरीके से सब चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक हम लिख देते हैं, बट पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन में लिखना पॉसिबल नहीं, बट ऐसे यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ डेटा लिख के ही फिलहाल करके दिखा देंगे, इतना लिखेंगे नहीं। और भी तो बोलो कितना होगा। कितना होगा? 450 यूनिट, और ये वाला 300। 300 ऐसे करके कंप्लीट लिखना है। एक मैंने दिखा दिया, बाकी हम डेटा लिख लिख के कर देंगे, ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें जल्दी जल्दी। अच्छा, आफ्टर रीऑर्डर लेवल हम लोग को निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू हो जाता है रीऑर्डर लेवल माइनस मीन यूटी। तो रीऑर्डर लेवल तो ये आ गया 450 प्लस, सॉरी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूसेज है 25 पर वीक इंटू 4। 25 पर वीक इंटू 4, और ये वाला हो जाएगा 300 माइनस 25 पर वीक इंटू 2। कितना आ जाएगा? ये एक मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैंने गलत देख दिया। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूपी। नॉर्मल, नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल लीड टाइम। अब नॉर्मल यूसेज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, जैसे कि है नहीं, तो हमें एवरेज लेना पड़ता है, ठीक है। अभी अभी नोट लिखा था मैंने यहाँ पर कि अगर नॉर्मल नहीं गिवन है तो हमें एवरेज लेना चाहिए। तो एवरेज कैसे लेंगे? मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई 2 करने से आ जाएगा, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल प्लस क्या लेना पड़ेगा? माइनस नॉर्मल यूसेज, जो कि है 25 पर वीक। 25 या 50 ऐसा कुछ नॉर्मल लेना पड़ेगा। नॉर्मल यूसेज ये रहा 50 पर वीक। नॉर्मल यूसेज 50 पर वीक इंटू हो जाएगा नॉर्मल लीड टाइम नहीं है तो एवरेज लीड टाइम 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसमें भी सेम वैसा ही चेंज करना पड़ेगा। 300 माइनस 50 इंटू 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 450 माइनस ये हो गया 4 और 6 10 बाई 2 5 250। तो ये कितना आ जाएगा? 200। और 300 माइनस 3 150, 150 यूनिट। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा ROL प्लस ROQ या EOQ माइनस मीन यूटी। तो ROL तो 450 है, ROQ दोनों का अलग अलग बता रखा है, इसका है 300 उसका 500। तो ये 300 और इधर हो जाएगा 500 माइनस मीन यूटी। तो मिनिमम यूसेज है 25 इंटू 4 और 25 इंटू 2। 750 माइनस कितना होगा? 100, 650 और 800 माइनस 50, 750।
पी एवरेज स्टॉक लेवल। तो इसमें क्योंकि मीन और मैक्स अवेलेबल है तो हम ये वाला फॉर्मूला दोनों ही लगा देंगे, ठीक है। मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई टू। तो मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब हाँ, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब 200 प्लस 650 डिवाइडेड बाई टू। 200 प्लस 650 डिवाइडेड बाई टू, और इधर हो जाएगा 150 प्लस 750 डिवाइडेड बाई 850 बाई टू। कितना हो जाएगा? 900/2। ये 450। 425, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्टॉक लेवल का, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू। तो मिनिमम स्टॉक लेवल 200 प्लस हाफ इंटू ईओक्यू मतलब 300। तो 200 और 300 का हाफ 150, 350। और यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल 150 प्लस हाफ इंटू ईओक्यू 500। ये तो देखो फॉर्मूला याद रखने के ऊपर है हमारा। फॉर्मूला जितने अच्छे से याद होगा, ये क्वेश्चन आया तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मार्क्स भी अच्छा कैरी कर लेंगे। इलास्ट्रेशन 6। यहाँ पर भी हमें रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल कैलकुलेट करने के लिए दिया है, और इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा बस। बोल रहा है रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 20, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5000। कितने सारे यूनिट खरीदा जाता है एक साल में? 5000, मतलब ये हो गया एनुअल डिमांड। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 50। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड ऑन करके परचेज प्राइस है 50। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज है 5 पर यूनिट करके। तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गया। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम है 10, मैक्सिमम 15, मिनिमम 5। तो यहाँ एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एज वेल एज इमरजेंसी भी दे दिया है 4 डेज। रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे। अब हम लोग को एक एक करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये पढ़ के समझ में ही आ रहा है कि ये ईओक्यू निकालने के लिए दिया है। ईओक्यू का क्या जरूरत होता है? तो देखो, हम लोग जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं तो हमें ईओक्यू का जरूरत होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, इससे पहले हम लोग को ईओक्यू निकाल लेना चाहिए, ठीक है। हम उतना प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं। आरओक्यू या फिर ईओक्यू निकाल सकते हैं। 2 इंटू एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड है यहाँ पर दिया हुआ है 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 20। कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज यूनिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। एनुअल ही, एनुअल हमें कैरिंग कॉस्ट चाहिए पर यूनिट पर एनम, तो पर एनम ही है, एनुअल है, पर यूनिट है 5। तो इसे हमें और कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करके दे दिया। कैलकुलेट कब करना पड़ता है? जब परसेंटेज में दिया हुआ रहता है तो हम लोग परचेज प्राइस पे कैलकुलेट करें। तो ये क्यों कितना आ जाएगा? 200। 200 आ गया। 200 यूनिट, यूनिट वगैरह लेकिन लिखना पड़ेगा। हम नहीं लिख रहे, बट तुम लोग को सब चीज लिखना पड़ेगा। आईडी का मतलब, ओसी का मतलब, एक क्वेश्चन जब होगा उसका पूरा प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। अब हम लोग को रीऑर्डर लेवल निकालने बोला।
तो रीऑर्डर लेवल देख लेते हैं, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल क्या हो जाता है, मैक्स यूटी। ठीक है, मैक्सिमम यूसेज या कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्स यूटी जो है यहाँ पर मैक्सिमम यूसेज कितना दिया हुआ है, ये रहा मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे, 20। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, मैक्सिमम लीड टाइम है 15। तो 15 × 20 मतलब 300 यूनिट। ROL आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सेकंड में शायद यही बोला था, देख लेते हैं। हाँ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, ROL प्लस ROQ या फिर EOQ माइनस मीन यूटी। तो ROL तो निकाल लिया, ROQ भी निकाल लिया। मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम यूसेज तो दिया हुआ नहीं है, बट मिनिमम लीड टाइम गिवन है, मिनिमम लीड टाइम है 5 डेज। तो मिनिमम यूसेज कैसे निकालेंगे उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज जो भी लिखे डिवाइडेड बाय 2 करने से आता है एवरेज कंजम्पशन। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन गिवन है, मैक्सिमम गिवन है 20 यूनिट्स पर डे और एवरेज 15 गिवन। मैक्सिमम 20, मिनिमम नहीं पता, और ये 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो ये सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 30, तो एक्स हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10। 500 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 450। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा 450 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बाद मिनिमम मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROL माइनस नॉर्मल यूटी। तो रीऑर्डर लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल है 300, और नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो ये क्वेश्चन में इस बार गिवन है, नॉर्मल यूसेज है, नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल यूसेज नहीं दिया है, तो हम लोग को फिर एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग तो नॉर्मल, एक मिनट, नॉर्मल नहीं एवरेज मिल जाए तो हो जाएगा। तो एवरेज तो दिया हुआ ही है 15, लीड टाइम तो 15 दिया हुआ है, बट यूसेज एवरेज वाला शायद, हाँ वो भी दिया हुआ है 15 दिया, तो 15 × एवरेज 10 डेज दिया हुआ है, मैंने गलती से। देखो, नॉर्मल की जगह एवरेज यूज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। तो इन्होंने एवरेज दे रखा है 10 और इधर 15, कंजम्पशन 10, लीड टाइम, तो ये हो गया 300 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा 150 यूनिट मिनिमम स्टॉक में। तो इसके बाद 10 जोड़ लेते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन माइनस डिलीवरी फॉर एमर इमरजेंसी, नॉर्मल कंजम्पशन इंटू डिलीवरी फॉर इमरजेंसी इंटू होगा सॉरी। तो नॉर्मल कंजम्पशन तो है 15, और इमरजेंसी पीरियड का जो है वो देख लेते हैं। इमरजेंसी परचेस 4 डेज, 15 × 4 60 यूनिट।
तो डेंजर लेवल हो जाएगा 60। इसके बाद ये वाला फोर्थ नंबर वाला करना है। बोल रहा है कि कंपनी यूजेस थ्री रॉ मटेरियल ए बी सी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच दे फॉलो डेटा अप्लाई रॉ मटेरियल यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रीऑर्डर क्वांटिटी प्राइस पर केजी डिलीवरी पीरियड इन वीक रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल ये सब बता रखा है। अच्छा, जिसमें से कुछ मिसिंग फिगर्स है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स एवरेजिंग 200 यूनिट्स ऑफ द सेड प्रोडक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है कि मिनिमम कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज मिनिमम स्टॉक ऑफ ए मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी रीऑर्डर लेवल ऑफ सी एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो मिनिमम स्टॉक ऑफ ए पहला क्वेश्चन है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। तो मिनिमम का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अब देखते हैं ए के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है ये, तो अभी नीचे प्राइस पर केजी मिनिमम डिलीवरी पीरियड 1 है एवरेज 2 है मैक्सिमम 3 है। तो नॉर्मल लीड टाइम चाहिए, तो नॉर्मल नहीं है तो एवरेज का यूज करेंगे यानी 2 हो जाएगा। तो लीड टाइम में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नॉर्मल यूसेज देखना पड़ेगा। अच्छा, रीऑर्डर लेवल है 8000, ये भी मिल गया। और नॉर्मल यूसेज क्या होगा, नॉर्मल नहीं है तो एवरेज यूसेज से काम चला लेंगे। तो यहाँ पर यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 10 kg। अच्छा, नॉर्मल यूसेज मिनिमम और मैक्सिमम का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। मतलब नॉर्मल यूसेज जब नहीं है तो मुझे एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालें, नॉर्मल कंजम्पशन यहाँ पर निकालें नॉर्मल यूसेज। तो जो डेटा है उससे ही निकल जाएगा। ये देखो नॉर्मली कितना करके यूज होता है, नॉर्मली यूज होता है हम लोग का एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में 10 kg। ठीक है, और यहाँ पर ये रहा एवरेज 200 यूनिट ऑफ द सेट प्रोडक्ट। अच्छा, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स एवरेजिंग 200 यूनिट ऑफ सेट प्रोडक्ट। अच्छा, तो अगर यहाँ पर बोला है कि प्रोडक्शन 175 से 225 के अंदर वेरी करता है, इसका एवरेज अगर करोगे तो देख लो 200 ही निकल के आता है, 175 प्लस 225। ठीक है, इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। नहीं, हाँ ये 400 होगा तो 200 हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन इतने कम मिनिमम इतना से लेके इतना मैक्सिमम वेरी करता है, तो एवरेज 200 यूनिट प्रोडक्शन होता है। तो 200 यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना कंजम्पशन होगा उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो 200 यूनिट कंजम्पशन के लिए कितना प्रोडक्शन करना कितना रॉ मटेरियल का यूज होगा। तो यहाँ पर यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक यूनिट बनने से 10, तो 200 यूनिट बनने से कितना होगा, क्योंकि मुझे एवरेज ही लेना पड़ेगा ना। तो 200 यूनिट इंटू 10 kg पर यूनिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 kg, और ये हो गया मेरा नॉर्मल यूसेज। तो यहाँ पर लिख देंगे 2000 kg। तो 8000 माइनस 4000, तो ये हो जाएगा 4000 kg। ठीक है, अब ये केजी है तो केजी में लिखना पड़ेगा, यूनिट हुआ तो यूनिट में लिखना पड़ेगा। चल फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालने के लिए बोला। ये हो गया मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, स्टॉक लेवल मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मीन यूटी। तो रीऑर्डर लेवल देखते हैं, रीऑर्डर लेवल गिवन है कि नहीं। हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है बी का 5000। ये तो 5000 रीऑर्डर क्वांटिटी है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल कितना है वो देखते हैं। रीऑर्डर लेवल है 4750 बी का।
4750 और मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम तो बी का है 3 और मिनिमम लीड टाइम हो गया, मिनिमम यूसेज कितना हो जाएगा, मिनिमम तो 175 यूनिट बनता है, तो 175 और 1 यूनिट बनाने में 4 केजी जो है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में 4 केजी रॉ मटेरियल लगता है, तो 175 में कितना लगेगा, 175 ही हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि यही मेरा मिनिमम प्रोडक्शन है, तो मिनिमम प्रोडक्शन में ही मिनिमम कंजम्पशन निकल के आएगा, तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो ये हो गया 9750 माइनस, ये कैलकुलेट करने से कितना होगा, 175 इंटू 4 इंटू 3, देख लो कितना 100 कितना 1 2100 2100 माइनस करने से कितना आएगा 5 7650 761। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी के बाद रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, आरओएल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, सी का निकालना है, तो सी का मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है, सी यहाँ पर है 4 और मैक्सिमम यूसेज क्या होगा, मैक्सिमम कितना यूनिट बन सकता है 225, 1 यूनिट बनने के लिए 6 केजी, तो 225 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5400 5400 केजी, एक्चुअली ये सब तो केजी में दिया है तो 100 केजी। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हमें क्या निकालने के लिए बोला, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय, अच्छा तो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए ये तो है 4000 और मैक्सिमम तो गिवन नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, देख लो। ये हम लोग ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल के, अगर इसमें उसमें भी निकल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली निकल जाएगा हाफ ऑफ ईओक्यू, क्योंकि सब इसमें गिवन है, 4000 तो निकाला हम लोगों ने, और ईओक्यू हो जाएगा, ईओक्यू हो जाएगा ये वाला 10,000, तो ये 9,000 हो जाएगा, बाकी अगर इसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए का ROL और ROQ, ठीक है, तो ROQ तो है 10,000, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम यूसेज हो जाएगा 175 इंटू 10 और मिनिमम लीड टाइम हो जाएगा ए का 1, और ROL हो जाएगा, ROL भी निकालना पड़ेगा, निकाला 1 है, ठीक है, तो निकाल लेंगे, वैसे बहुत सारा चीज निकालना पड़ेगा, तो ROL हो जाएगा मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्स यूटी, ठीक है, तो मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम लीड टाइम है 3 और मैक्सिमम यूसेज हो जाएगा 2 to 5 इंटू 10, 2 to 5 इंटू 10 इंटू 3,
225 इंटू 10 इंटू 3। अब ये कैलकुलेट करके बताओ पूरा कितना निकल के आया। 225 इंटू 30। 6750 6750 प्लस 10,000 माइनस 1750 कितना होगा? 15,000 10,000। 15,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 9500। अच्छा, इसमें एक चीज देखना है मुझे कि ये ROL सही वाली है। ROL तो होगा, 8,000 होना चाहिए। ROL ए का 8,000 होना चाहिए, हाँ 8,000 होना चाहिए। ROL ए का हम लोगों ने निकाला था। ओ अच्छा, ये दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल 8,000। अच्छा, रीऑर्डर लेवल तो फिर ये खुद से नहीं निकालेंगे, खुद से निकाल रहे तो अलग आ रहा है क्योंकि ये गिवन है तो गिवन वाला डेटा ही यूज करें। 8,000 अब इसको सही कर लें। 8,000 प्लस 10,000 18,000 माइनस 1750। 16 to 50। 16 to 50 प्लस 4,000 डिवाइडेड आउट। 20,250/2। 10,125 ये हो जाएगा। 125। अब इसमें क्योंकि ROL गिवन था तो वो ले लिया, अगर गिवन नहीं होता तो जैसा निकाला था वैसा हम लोग निकाल सकते। हो गया, इसमें एवरेज स्टॉक लेवल तक ही पूछा था तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ। अच्छा, इसके बाद ये तो हम लोग कर चुके हैं। 6th नंबर वाला, इसमें हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है देख लेते हैं। ये रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल तो निकालते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल होता है मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब देखते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, मतलब ROQ निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम यूसेज है, ये रहा 2,000 यूनिट्स पर डे, और मैक्सिमम लीड टाइम है 15। 2,000 इंटू 15 कितना होगा? 30,000। सेकेंड निकालने बोला है, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल हो जाएगा ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी। ROL हो जाएगा 30,000 प्लस ROQ निकालना पड़ेगा तो ROQ निकाल लेंगे। और मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम यूसेज कितना है? मिनिमम है, लीड टाइम है 5 और मिनिमम यूसेज निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम लीड टाइम है 5, मिनिमम यूसेज निकालना पड़ेगा। पहले ROQ निकाल लेते हैं। 2 इंटू एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन जो कि है 5 लाख, ये रहा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर यानी परचेज ऑर्डर 5 लाख इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय
एनुअल कॉस्ट ऑफ, ये परचेज प्राइस इतना है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट 10 करते हैं, तो ये इतना कितना आ रहा है ये, ओके। 20,000. 20,000 और एवरेज यूसेज गिवन है, वहां से निकालेंगे बाकी, तो यहाँ पर हो जाएगा ROQ 20,000, एवरेज यूसेज हो जाएगा मैक्स प्लस मीन यूसेज डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज यूसेज गिवन है 1,500, मैक्सिमम 2,000, तो 1,500 मैक्सिमम 2,000 प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 2,000 प्लस मीन इक्वल टू 3,000, मिनिमम हो जाएगा 3,000 माइनस 2,000, 1,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000 इंटू 5, 50,000 माइनस 5,000, 45। ये हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और निकालने बोला है मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। ROL माइनस नॉर्मल यूटी, ROL माइनस नॉर्मल यूटी, ROL हो गया 30,000, नॉर्मल नहीं मिलेगा तो एवरेज लेना पड़ेगा जो कि गिवन है 1,500 और 10, 15,000, 30 माइनस 15, ये हो जाएगा 15,000, डेंजर लेवल। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी फॉर इमरजेंसी, तो नॉर्मल कंजम्पशन तो 1,500 है, और डिलीवरी फॉर इमरजेंसी है 4 days, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15,460, यानी 6,000। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। 7 वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये क्यों पूछा है जो कि हम लोग सीख चुके हैं। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000 यूनिट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। ये बात बोल रहा है, जी लिमिटेड परचेज ए प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4,000 यूनिट, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट 20, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका नाम है एक्स, जो कि मार्केट में 20 करके मिलता है। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, हर एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए 1 यूनिट कंपोनेंट का जरूरत होता है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120 पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट है 10% पर एनम। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं ईओ, जो कि निकालने बोला भी है। 2 इंटू एनुअल डिमांड 4,000 into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum. Ordering cost is 120, carrying cost is 10% of purchase price यानी 20, तो ये 120 10% of purchase price यानी कि 20, तो कितना हो जाएगा
कितना हो रहा है डायरेक्टली बताओ। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज गलत हुआ, ये मंथली डिमांड था, हमें तो एनुअल डिमांड चाहिए होता है ना, तो इंटू 12 करना पड़ेगा। अब बताओ कितनी। 2400। 24 यो क्यों निकल गया, उसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करने को मिला। मिनिमम लॉट साइज 4000, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगा, अगर मिनिमम लॉट साइज ईओक्यू की जगह अगर हम लोग 4000 करते तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा वो निकालना। तो एक ही कॉलम में बना रहे थे, कॉलम में तो कॉस्ट में आता है परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, और एंड में बन जाता है टोटल। तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं ईओक्यू बेसिस पे एक बार, और एक बार लॉट साइज 4000 के बेसिस पे। ठीक है, तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा अगर ईओक्यू के बेसिस पे निकालें। तो परचेज प्राइस हो जाएगा ईओक्यू इंटू 20, तो ईओक्यू कितना आया। बताओ इस बार मुझे पेज पर। 2400। 24। लेकिन परचेस मुझे कितना करना है, परचेस तो मुझे पूरे साल भर का दिखाना होता है ना, मतलब 4000 इंटू 12 इंटू 20, जितना आएगा उतना। यहाँ पर भी वही होगा, 4000 मंथली डिमांड इंटू 12 इंटू यहाँ पर 20। तो दोनों केस में परचेस प्राइस का आंसर कितना आ जाएगा। 9,60,000। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 120 करके है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, जिसको देख के हम लोगों ने अभी ईओक्यू बनाया। अब नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरे साल भर में मुझे 4000 इंटू 12 करने से जितना यूनिट होता है उतना चाहिए, हम एक बार में ईओक्यू यानी 2400 ऑर्डर करेंगे, तो फिर मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर जितना होगा इंटू 120। और इसमें भी सेम वैसे ही हो जाएगा, 4000 इंटू 12 के हिसाब से डिमांड है, हम एक बार में 4000 यूनिट ऑर्डर करेंगे। तो 48,000 का रिक्वायरमेंट है, अगर एक बार में 4000 करते हैं तो मुझे 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 12 बार 120 रुपए करके हो जाएगा, 12 12 144 होता है, 1440 हो जाएगा। ये वाला बता दो कितना होगा। 48 हो रहा है ऊपर, 48,000 डिवाइडेड बाई 24, मतलब 20 टाइम्स करना पड़ेगा, 24,000। 20 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 2400। कैरिंग कॉस्ट कैसे होता है, हाफ इंटू ईओक्यू। अब यहाँ पर ईओक्यू है 2400 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना, 20 के ऊपर 10। कितना हो जाएगा, और हाफ इंटू ईओक्यू मतलब यहाँ पर 4000 इंटू 20 इंटू 10। तो पहला बात है कि 20 इंटू 10% का वैल्यू होता है 2 रुपया। 2 रुपया, 2 रुपया कट गया, इधर 4000 रुपए हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 2 रुपया, 2 रुपया कट गया, इधर हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग मिला के 24 से 4800, 9,64,800। अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो करते ये खर्चा पड़ेगा, और अगर ईओक्यू नहीं करते तो उस केस में 5440, मतलब 9,65,440। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट
that the company has to incur बोलो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, दोनों का डिफरेंस बता दो कितना। 4800 620। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, कंपनी को मिनिमम कितना कैरिंग कॉस्ट बियर करना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये वाला ये मिनिमम हो रहा है दोनों में से, तो ये बियर करना। तो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा इस आंसर को, वो हम लिख पाएंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर, जितना ह्यूज ऑर्डर होगा उतना रखने का खर्चा ज्यादा होगा। इट विल बी मिनिमम ऑन द लीस्ट ऑर्डर साइज। Full stop. In this part of the question, the two order size are 2400 unit and 4000. 2400 unit और 4000 यूनिट, एक ये वाला और यो क्यू मतलब 2400। यहाँ पर दो लॉट साइज का बात हो रहा है। हियर 2400 units is the least of the two order size. At this order size, carrying cost will be minimum and the carrying cost is half into EOQ into carrying cost per unit per annum, that is 2400। तो मिनिमम इतना कैरिंग कॉस्ट जो है उन्हें बेयर करना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये टर्नओवर लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, टर्नओवर का मतलब मूवमेंट होता है यहाँ पर। अब स्टॉक का मतलब फिनिश्ड गुड्स भी आ जाएगा उसमें, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का यूज क्या होता है, फिनिश गुड्स हम लोग सेल करते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग जो है ट्रांसफर करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का मतलब है पूरे साल भर में कितना स्टॉक यूज होता है, मतलब कितना स्टॉक हम लोग सेल करते हैं अगर फिनिश गुड्स का बात हो रहा है, और कितना स्टॉक को हम लोग फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं अगर रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, ठीक है। तो इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स
how many times you have converted or consumed your रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना बार कन्वर्ट हो रहा है, अगर वो रॉ मतलब इसका बात हो रहा है, इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कन्वर्टेड और कंज्यूम्ड योर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कितना बार कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, अगर इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का बात हो रहा है। और अगर फिनिश गुड्स का बात हो रहा है तो इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स यू आर converted your finished goods into sale, your finished goods into sale। कितने बार हम लोग अपने फिनिश गुड्स को बेच देते हैं वो पता करने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग का गोडाउन से रॉ मटेरियल जितना ज्यादा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, ये पॉसिबल तब है। देखो कन्वर्जन अगर हाई है, ठीक है, कन्वर्जन अगर फिनिश गुड्स में हाई है, जैसे मान लो ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल अगर कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में, और ये कन्वर्जन दो तरीके का हो सकता है, हाई लेवल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा, या फिर लो लेवल, ठीक है। तो अगर हाई लेवल में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे फिनिश गुड्स का एक बहुत अच्छा मार्केट है, या फिर बोल सकते हो मार्केट डिमांड है, ठीक है। मार्केट डिमांड होगा तभी ना प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसीलिए रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो अब हम लोग रॉ मटेरियल वाला ही कंसेप्ट पहले पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला बात है कि मार्केट डिमांड, मार्केट ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट का अगर एक मार्केट ऑलरेडी है अच्छा खासा, ठीक है, तो फिर हम लोग का टर्नओवर हाई होगा, कन्वर्शन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट नेसेसरी और कैरिंग कॉस्ट विल बी reduced and controlled। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट नेसेसरी, कैरिंग कॉस्ट विल रिड्यूस्ड एंड कंट्रोल। देखो अगर हमारा मार्केट डिमांड अच्छा है तो हमें रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं करना पड़ता है, हमारा रॉ मटेरियल जो भी रहता है यूज होते जाता है, मतलब खत्म होते जाता है, रहता है बहुत मिनिमम। अगर ज्यादा रहेगा तभी ना कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो अगर ह्यूज डिमांड है तो रॉ मटेरियल आ रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, आ रहा है, कन्वर्जन हो रहा है फिनिश गुड्स में, तो स्टॉक नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक करने का जरूरत नहीं होता है, और स्टॉक करने का जो खर्च आता है दैट इज कैरिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगा। हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर ratio, the faster is the movement of inventory। तो इसका मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, इससे ये पता चलता है कि हम लोग का इन्वेंट्री का मूवमेंट उतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होगा, लेस हो जाएगा रिटर्न टू सप्लायर अगर कुछ है, मतलब नेट परचेज। बेसिकली इसका मतलब होता है नेट परचेज। तो हमारे पास पहले से कितना था, हम लोगों ने कितना और परचेज किया, वो हो गया रॉ मटेरियल अवेलेबल, अभी जितना पड़ा हुआ है वो माइनस करने से, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करने से कितना यूज हुआ वो पता चलता है। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय। अब ये हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर, हाँ ये रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर फिनिश्ड गुड्स क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर फिनिश्ड गुड्स, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स देखो, फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चरर का भी होगा ट्रेडर का भी होगा। जैसे रॉ मटेरियल वाला कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे ही एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स वाला कंसेप्ट है वो मैन्युफैक्चरर पे भी एप्लीकेबल होता है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो भी फिनिश्ड गुड्स बेचेगा, जो ट्रेडर है वो भी फिनिश्ड गुड्स बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर के लिए सीओजीएस क्या हो जाएगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का मतलब फिनिश गुड्स का कैसे कैलकुलेशन होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ट्रेडर के केस में सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ करना पड़ा वो स्टॉक परचेस करने के लिए, माइनस रिटर्न अगर सप्लायर को किया तो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये हो गया सीओजीएस फॉर ट्रेडर। अच्छा, फिर इसके बाद एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे निकलेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो वही, तो एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय टू, और मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का एवरेज। और एक निकालना पड़ता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब कितने दिन बाद बाद जो है स्टॉक जो है कन्वर्जन के लिए जाता है, ठीक है। तो जैसे कि 365 डेज, अगर हम लोग डेज में निकालना चाहते कि इतने दिन बाद बाद होता है तो डेज से डिवाइड करेंगे, 12 मंथ्स 52 वीक डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब देखते हैं क्वेश्चन।
Inventory turnover ratio, number of days for which the average inventory is held. तो following data are available in respect of material X. तो इसका मतलब रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इस फॉर्मूले से बनेगा। तो इलास्ट्रेशन 10, इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो रॉ मटेरियल का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या निकाल के देता है कि कितना बार जो है रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज, परचेज में नेट आ जाएगा, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने इन जनरल लिख लिया, बाकी देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन। तो ओपनिंग है 90,000, परचेज 2,70,000 और 1,10,000। तो बताओ कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 2,10,000, 1,10,000। 1,60,000 प्लस 90, बताओ कितना होगा तब तक एवरेज स्टॉक वाला का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 90,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2,00,000 बाई 2 यानी 1,00,000। ये वाला 1,00,000 हो जाएगा। ये ऊपर वाला कितना आया? 2,000 2,50,000। 2,50,000। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कितने दिन बाद बाद जो है इन्वेंट्री ट्रांसफर होता है? तो फिर अगर हम लोग को डेज में निकालना है तो हम लोग डेज में निकाल सकते हैं, वीक में निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में कैसे बोल रखा है। नंबर ऑफ डेज, तो डेज में निकालेंगे। 365 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हम लोग का, ओ रेशियो तो निकाला ही नहीं मैंने, यहाँ लिख लेता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,50,000, 2.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल यूज हो जाता है, और पूरे साल भर 1 लाख रुपए का मटेरियल हमारे स्टॉक में रह जाता है। 1 लाख का एवरेज रह जाता है। तो टर्नओवर कितना हो जाएगा? डिवाइड करने से कितना आएगा? 2.5 टाइम्स। मतलब 2.5 टाइम्स जो है रॉ मटेरियल हम लोग का स्टॉक में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और होल्डिंग पीरियड कितना हो जाएगा? ये वाला डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी 2.5 टाइम्स। तो डिवाइड करने से कितना होगा? 146। 146 डेज, मतलब 146 डेज के गैप में ये रॉ मटेरियल जो है हम लोग ट्रांसफर करते हैं फिनिश गुड्स बनने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे समझ में आया देखो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर होता है पूरे साल में 2.5 बार, ठीक है, तो फिर 2.5 बार 365 दिन में, तो एक एक दिन में 365, 2.5 टाइम्स। अगर 365 डेज में है तो एक बार, यानी 365 डिवाइडेड बाई 2.5, ऐसे करने से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बस इतना ही है, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और कमेंट करने का था।
illustration 11. Inventory turnover ratio. Raw material consumed divided by average stock of raw material. ये निकालने के लिए बोला है और मेटेरियल ए है और मेटेरियल बी है। तो मेटेरियल ए, मेटेरियल बी। रॉ मेटेरियल कंज्यूम, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 10,000 यहाँ पर रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। इसी में दिखा देते हैं। रॉ मेटेरियल कंज्यूम का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर लेना। और एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अभी ये पूरा डेटा यहाँ पर लिख के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 10 प्लस 52 माइनस 6, 10 प्लस 52 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। और इधर 9 प्लस 27 माइनस 11, कितना हो रहा है? 56,000 आ रहा है ये वाला, क्योंकि 10 माइनस 6 करने पे 4 होता है, 4 और 52 ऐड करने से 56 होता है। 16/2 यानी कि 8,000 और ये 7 टाइम्स। ये तो ओरली बन गया। अभी इसका देख लेते हैं। ये 9,000 और ये 11, 27 माइनस 11 मतलब 16, 16 प्लस 9 कितना होगा? 25। 25 डिवाइडेड बाई ये हो गया 20/2 मतलब 10,000, तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स। कमेंट कर। अच्छा, तो ये कमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि टर्नओवर रेशियो ए का ज्यादा है कंपेयर टू बी, मतलब ए का मार्केट डिमांड बी से ज्यादा होगा, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल indicates the efficiency of management, the efficiency of management in which they are able to utilize their inventory. It indicates the existence or and non-existence. It indicates the existence and non-existence of non-moving, non-moving, slow-moving or dormant item. In inventory. If the ratio is high, the efficiency is said to be high. And vice versa, मतलब उल्टा। ठीक है, on view of
above, we can say that material A is fast moving than material B, and also can say material A used better than material B। तो कमेंट करने बोला था, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट का एफिशिएंसी कितना है, या फिर वो इन्वेंट्री को यूटिलाइज करने में कितने केपेबल है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे स्टॉक, अगर कोई मटेरियल मूव नहीं कर रहा है तो वो नॉन मूविंग आइटम है, मतलब उसका जरूरत नहीं, बट हमारे पास पड़ा हुआ है, या फिर बहुत कम मूव कर रहा है तो स्लो मूविंग है, या फिर लिया था पहले बट अभी पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो डॉर्मेंट आइटम्स हो जाता है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि इफ द रेशियो इज हाई द एफिशिएंसी इज सेड टू बी हाई एंड वाइस वर्सा। रेशियो अगर ज्यादा है तो इससे पता चल रहा है, रेशियो अगर हाई है तो इससे पता चल रहा है कि हाई लेवल जो है, मतलब रॉ मटेरियल, जो फिनिश गुड्स का डिमांड है वो हाई है, इसीलिए रॉ मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है। और अगर उल्टा हुआ कि अगर हम लोगों को दिख रहा है कि रेशियो जो है लो है, तो एफिशिएंसी जो है वो भी लो माना जाएगा मैनेजमेंट का रॉ मटेरियल को मैनेज करने के लिए। और अब ऊपर जो मतलब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए फास्ट मूविंग है देन बी, तो ये हम लोग बोल सकते हैं मेटेरियल ए का जो यूज है वो बेटर है देन मेटेरियल बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया है। इलास्ट्रेशन वन तो बाकी है। तो वन और टू सेम कंसेप्ट पे है इसलिए वो बाकी है। थ्री हो गया है मेरे हिसाब से। थ्री, फोर, फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, 10, 11, थ्री फोर फाइव सिक्स, 10, 11, ये हुआ। लिख लेते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स, 10, 11। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन हो गए। वी वन नोट डाउन करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, 1 2 3 4, ये भी हो गया सर। हाँ, 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पॉइंट्स जो है हो गए हैं। अच्छा, तो ठीक है, एक थ्योरी है वो कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक नहीं दो तीन इसमें थ्योरी है, मतलब अभी जो पॉइंट पढ़ेंगे तो एक बार लिख लेते हैं। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड फॉलो होता है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन।
ABC analysis. Fast, slow, and non-moving. F is in vital, essential, desirable. Vital, essential, desirable. PED. और हाई मीडियम लो HML. हाई मीडियम लो HML. तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से इन्वेंट्री को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है एबीसी एनालिसिस के थ्रू से। ये एनालिसिस किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब क्वांटिटी क्या है और कितना वैल्यूएबल है वो रॉ मटेरियल, उसके बेसिस पे ये एबीसी एनालिसिस जो है ये किया गया है। ठीक है, अच्छा अब फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ये हो गया कि मूवमेंट कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर के बेसिस। इन्वेंट्री टर्नओवर, वाइटल, डिजायरेबल एंड एसेंशियल, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है चीज हमारे लिए, वाइटल है चीज या फिर सिर्फ जरूरत का है या फिर डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ना तो वाइटल है ना तो एसेंशियल है, अगर शौक का चीज, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि शौक से ये चीज किया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, तो ये इम्पोर्टेंस के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। और हाई मीडियम लो ऑन द बेसिस ऑफ, ये हाई मीडियम लो प्राइस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। अब इसमें से ये एबीसी वाला लिख लेते हैं। ए यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बी यानी मॉडरेटली इम्पोर्टेंट, और सी का मतलब लेस इम्पोर्टेंट। लेस नंबर ऑफ आइटम से 10%। तो देखो, जो ज्यादा महंगा होता है वो चीज हमारे घर में थोड़ी ना ज्यादा होता है। घर के लिए भी सोच के देखो, जिसके लिए जो चीज महंगा कैटेगरी में जा रहा है तो वो क्वांटिटी में ऑब्वियसली कम होता है, तो नंबर ऑफ आइटम जो है वो कम होगा। जैसे बोल सकते हैं लाइक 10%, पूरे स्टॉक का 10% ए टाइप आइटम है, बट द वैल्यू ऑफ दीज आइटम इज वेरी हाई। बट अगर वैल्यू का बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, लाइक जैसे 70%। फिर द वेरी इंपॉर्टेंट these are the very important and critical item, यूसेज हाई। ठीक है, ये क्रिटिकल आइटम होता है, इसका यूज भी हाई होता है। ठीक है, अच्छा बी आइटम के लिए, जैसे ये लेस नंबर, ये ए से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आइटम कंपेयर टू ए इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज से 20%, ए का डबल मान सकते हैं। ठीक है, ये एक एजम्पशन है, परसेंटेज, ये कोई फिक्स नहीं है। वैल्यू ऑफ वैल्यू इज approximately to average item
20%, यूसेज मॉडरेट, मॉडरेटली यूज होता है, यूसेज मॉडरेटली कर देते हैं। और वैल्यू जो है वो भी एवरेज होता है, मतलब मीडियम, एवरेज का मतलब मीडियम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। और सी का लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम इज मोर, जैसे कि 70% मान के चल सकते हैं। वैल्यू कम है, वैल्यू इज से 10% ऑफ टोटल आइटम, नॉट वेरी हाई, ये पॉइंट इसके साथ ही जाए, नॉट वेरी हाई, और एंड में जाएगा यूसेज इज लो, ठीक है, इसका यूज जो है वो कम है। तो बी जो है वो मीडियम वाला है, ना तो इसका वैल्यू ज्यादा है, ना तो ये आइटम ज्यादा रहता है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, ना तो यूज बहुत ज्यादा ना तो यूज बहुत कम, और वैल्यू भी और क्वांटिटी भी मॉडरेटली होता है, सारा चीज मॉडरेटली। ए का जो है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में कम रहता है, इसका यूज भी हाई होता है। और सी जो है इसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, वैल्यू कम होता है, और यूज जो है वो लो लेवल पे होता है, ठीक है। तो ए वाला लिख लिया हम लोगों ने, मतलब एबीसी एनालिसिस। अब बच रहा है इसमें एफएसएन, बी वेद और एचएमएल, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय।